दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज चल रही है जिसमें अभी हम जो है चैप्टर नंबर 5 यानी कि बेरोजगारी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इससे पहले हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो बेरोजगारी को लेके मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था सीरीज़ में वो आपने देखा। उसमें मैंने एक ओवरव्यू समझाया था कि बेरोजगारी में क्या है, किस तरह से है, क्या क्या डायमेंशंस हैं। उस उस लेक्चर को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। आज के टॉपिक से अब थोड़ा खींचते हैं क्योंकि अब जल्द से जल्द इस कि चैप्टर को ख़त्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा तो खास नहीं है इसके अंदर। बट फिर भी मेंस ओरिएंटेड तो बहुत मॉडर्न है, लेकिन पीटी ओरिएंटेड भी कुछ टॉपिक्स यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और साथ में जो हमारी भी अगले साल से जो टेस्ट सीरीज आएगी उसमें भी यहीं से टॉपिक्स घुमा घुमा के जो है दिए जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 5 बेरोजगारी को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर आज का जो है, अगर बात कर, लेक्चर नंबर 2 चलेगा। मेरा नाम नितिन, घर का नाम राजवीर अरोड़ा है, उसको आप अरोड़ा इस चैनल पे देख रहे हैं। देखिए, टॉपिक ये है कि भारत में बेरोजगारी की प्रवृत्ति। देखो, प्रवृत्ति का मतलब होता है ट्रेंड्स। ठीक है, ट्रेंड्स आखिर क्या कहता है, पहले इस चीज़ को समझते हैं। हम अभी टाइप्स में नहीं जाएंगे, हम किसी और चीज़ में नहीं जाएंगे। हम फोकस ये कर रहे हैं कि पहले एनालाइज करते हैं कि भारत में बेरोजगारी का आखिर वो कौन सा ट्रेंड है जो हमें समझने की ज़रूरत है। क्योंकि हम ये जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम आईएएस और पीसीएस के लिए कर रहे हैं, तो उसमें हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हम किस तरह से, किस नज़रिए से हम किस तरह के ट्रेंड्स हम भारत के अंदर देखते हैं। तो हमें ये पता चलता है कि दोस्तों, कि ग्रामीण क्षेत्रों में कि अगर देखें, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का विस्तार यहाँ पे अधिक होता है। ठीक है, एक तो ये बात पता चल गई। दूसरा, हमें ये पता चलता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में बेरोजगारी की दर अधिक है। एक चीज़ ध्यान से समझना, हमें ये पता चला क्योंकि यहाँ से हो सकता है आपको यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस में अगर आर्टिकल क्वेश्चन बनाएगा तो वो 2 स्टेटमेंट डाल देगा। मान लीजिए यही 2 क्वेश्चन हैं, हम मोटा मोटा बात करें तो यही 2 क्वेश्चन हैं। अगर आपको नहीं पता तो चीज़ें फिर ख़राब हो जाएंगी और आप बोलोगे यार बात तो ठीक कह रहा है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसी चीज़ को, हर एक पॉइंट को बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर आपको समझाने की यहाँ पे जो है ज़रूरत होती है। फिर तीसरे पॉइंट में ये बात होती है कि कुल बेरोजगारी में शोषित बेरोजगारी का विस्तार सबसे ज़्यादा हो। यानी कि अगर हम बात करें पढ़े लिखे जो हमारे युवा हैं, जो लोग हैं, वो बिल्कुल बेरोजगार हैं, तो एक तो उनके हिसाब से भी अभी हाल ही में ट्रेंड देखें तो कोविड भी है। ठीक है, कोविड तो चलिए लास्ट 2 साल से है, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा है कि हमारे देश के अंदर इतने ज़्यादा ग्रेजुएट्स आ रहे हैं कि उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। फिर जब नौकरी नहीं मिल पा रही है, देखिए हम तो ये बात करते हैं कि स्टार्टअप्स ये हिट हो गए हैं, ये हो गए। भाई देखो, अगर कोई 10,000 बंदे अगर कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो ये मान के चलिएगा उसमें से हद मार के 10 ही स्टार्टअप ऐसे होते हैं जो सक्सेसफुल हो पाते हैं। अदरवाइज सारे के सारे 9,990 लोग होते हैं वो फेल हो जाते हैं। सेम स्टोरी में यूट्यूब को भी आप लेके चल सकते हो। जैसे कि यूट्यूब पे आपको पता है डेली के इतने सारे चैनल्स बनते हैं किसी भी कैटेगरी के अंदर, लेकिन सबके सब टॉप नहीं होते। उसमें से लिमिटेड ही कोई इक्का दुक्का या फिर 3-4 चैनल ऐसे होंगे जो टॉप नॉच पे जाके कि मुकाम जो होता है उसको हासिल करते हैं। मैं सिंपल लैंग्वेज समझाया। तो उसी केस के अंदर शोषित बेरोजगारी का विस्तार, अब जब ये स्टार्टअप्स जब ये फेल हो जाते हैं तो फिर क्या होगा इनका, आप ही सोचिए। तो फिर डेफिनेटली फिर चीज़ें खराब होंगी। तो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा किसी क्षेत्र में बेरोजगारी अधिक होती है। एक बात ये भी एनालिटिकल हमें ये पता चला कि ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है, वहाँ पे कामचोर आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हमें कृषि क्षेत्र में मिलती है। क्योंकि हमारे पास एक पीक टाइम आता है, एक स्लो टाइम भी आता है, जहाँ पे कटाई बुआई हो जाती है, फिर आदमी खाली बैठ जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट तो बोलती है हम मनरेगा लेके आए हैं, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सभी के सभी लोगों को तो मनरेगा में रोजगार नहीं दे पाएंगे ना। देर इज़ सम क्राइटेरिया और देर इज़ सम फुलफिल नीड नेट्स। तो उसी के हिसाब से इस चीज़ को यहाँ पे बेरोजगारी के ट्रेंड में हमें ये पता चलता है। तो हमें मोटा मोटा ये पता चला कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का विस्तार सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिला। दूसरा पॉइंट हमें ये देखने को मिला कि पुरुषों की अपेक्षा हमें महिलाओं में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा देखने को मिली। क्योंकि हमारे देश के अंदर हाउस वाइफ्स को भी आज अगर बात करें, जो होम मेकर्स हैं, जो घर संभालती हैं, उनको रोजगार की स्थिति में नहीं रखा गया है। दूसरा, हमें ये पॉइंट पता चला कि कुल बेरोजगारी में शोषित बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हमें जो यहाँ पे नज़र आने को देखने को मिलती है। और चौथा ये पता चला कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में हमें कृषि क्षेत्र में बेरोजगार जो होते हैं वो हमें सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। पॉइंट्स क्लियर हुए? ये मतलब कि
यहाँ से चाहें तो देखो यूपीएससी यहाँ से एमसीक्यू भी दोस्तों बना सकता है। तो इसलिए इस पॉइंट्स को हमेशा आपने ध्यान भी रखना है, या फिर कभी अब ऐसे भी लिखते हैं या फिर कोई भी एनालिटिकल क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें ये कोड को आप डाल सकते हैं। तो कहने का मतलब इस पीपीटी का मेरा मकसद यही था। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी को देखो दोस्तों, होता क्या है कि ठीक है हम तो बेरोजगारी चिल्ला रहे हैं, लेकिन आखिर अगर हम बात करें आखिर इसकी विधियां क्या क्या हैं। विधि का मतलब ये हुआ कि बेरोजगारी को मतलब किस तरह से मापा जाता है। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये नज़र आता है, आखिर वह कौन सी विधियां हैं जिसके थ्रू मतलब कि बेरोजगारी को मापा जाता है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि 3 तरह की विधियां होती हैं दोस्तों, जिसको हम 3 तरह से जो है नाप सकते हैं। जिसमें से सामान्य स्थिति बेरोजगारी होती है, जिसको हम यूपीएसएस कहते हैं, इसके अंदर मैं आगे बताऊंगा। दूसरा चालू साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी होती है, इसको बेसिकली आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा यूएन का जो एक स्पेशलाइज एजेंसी है उसके द्वारा मतलब इसको जो है लिया जाता है। और एक तीसरा होता है चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी, यानी आपने देखा होगा वर्ड्स को अगर पकड़ें तो हमें ये पता चलता है कि तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी, दूसरा में ये पता चलता है चालू साप्ताहिक आ रहा है, साप्ताहिक वीकली आ रहा है, और एक चालू दैनिक हमें जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एक एक करके फटाफट जान लेते हैं। तो बेरोजगारी मापने की विधियों में सामान्य स्थिति बेरोजगारी, यानी कि अगर हम बात करें हम इस टॉपिक को अब जो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। इसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो हमें ये पता चलता है कि इसको हम यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से हम इसको जो है जानते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति को बेरोजगार, देखो इसकी डेफिनेशन को पकड़ने की कोशिश करना कि इस स्थिति में व्यक्ति को बेरोजगार तब माना जाता है जब वह वर्ष के व्यस्त भाग में अर्थात 183 दिनों के लिए जब वो काम करता है, यानी कि यहाँ पर जब वो काम करता है तो उसको ये यहाँ पे माना जाता है। यानी कि हमें ये पता चला उसे 183 दिनों का भी जब रोजगार ना मिले, यानी कि सामान्य स्थिति में बेरोजगार ये माना जाता है कि जब उसको 183 दिनों से मतलब कि 183 दिनों के मतलब कि काम नहीं मिलता है तो उसे सामान्य स्थिति का बेरोजगार माना जाता है। यानी कि हमारे पूरे साल में 365 दिन होते हैं, तो उसमें से अगर बंदे को मान के चलो 7 महीने अगर काम मिल जाए, बाकी का ना भी मिले, तो भी उसको हम बेरोजगार की स्थिति में ईयरली के हिसाब से अगर देखें तो उसको हम समझते हैं। यानी कि ये थ्रेशोल्ड जो गवर्नमेंट ने बनाया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ के आता है, क्वेश्चन ये उठ के आता है ठीक है गवर्नमेंट ने बोला 183 दिन, तो यार अगर मान लो किसी का 180 दिन ही है तो भाई अगर 6 महीने बंदे ने काम किया है, ठीक है 3 दिन मान लो भाई नहीं हुआ, भाई फ्रीलांस बंदा है, और इसके बाद मान लो भाई उसने 180 दिन ही हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होगा। देखो टेक्निकली अगर देखा जाए तो हाँ उसको भी सामान्य स्थिति में मतलब कि बेरोजगार ही माना जाएगा। या फिर अगर मान लो किसी ने 183 की जगह 184 दिन मान लो काम हो गया तो उसको तो पूर्ण रोजगार की स्थिति में ले आएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ अगर एक दिन आगे पीछे हो जाए तो क्या ये निर्णय लेना कि वो सामान्य स्थिति बेरोजगारी है या फिर वो सामान्य स्थिति बेरोजगारी नहीं है, क्या एक दिन फोकस यहाँ पे हो सकता है। अगर हम गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स को देखें अनएम्प्लॉयमेंट वाले, तो उसमें ये पता चलता है कि स्ट्रिक्टली जो है ये लोग 183 दिन को ही फॉलो करते हैं। इनको इन्होंने बेंचमार्क सेट कर दिया है कि 183 दिन ये इतना होना चाहिए, इसके बाद फिर ये मतलब अगर 184 है तो उसको पूर्ण रोजगार की स्थिति में ही मानेंगे। तो बीइंग अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट या स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट्स हैं तो इस कंडीशन के अंदर आपने 183 दिन का ही जो है हेरफेर जो है लेके चलना है। समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा ये है प्रचलित साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, यानी कि इसको करंट वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जो है दोस्तों इसको जो है अगर बात करें तो जाना जाता है। इस स्थिति के अंतर्गत उस व्यक्ति को बेरोजगार कहा जाता है जो एक सप्ताह में 1 घंटे के लिए भी काम पाने में असफल रहता है। यानी कि वीकली बेसिस में अगर हम बात करें 8-6 42 घंटे होते हैं, क्योंकि एक दिन ऑफ भी होता है दोस्तों, तो उस 42 घंटे के अंदर अगर इस बंदे को 1 आवर भी अगर काम नहीं मिला, 1 घंटे का भी काम नहीं मिला, तो उसको प्रचलित साप्ताहिक स्थिति में बेरोजगार माना जाता है। अब यहाँ पर यह भी पता चलता है कि आईएलओ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर जो संगठन है, ठीक है,
जैसे निकाय रोजगार और बेरोजगारी के अध्ययन के लिए भी इसे ही आधार बनाते हैं। ठीक है, ये तो होगी थ्योरी जो हमने अभी पढ़ा, ये तो थी, ठीक है, हम मानते हैं इस चीज़ को हम थ्योरी के नाम से जान सकते हैं। अब थोड़ा सोचते हैं, थोड़ी सी अब अगर हम बात करें तो ब्रेन स्ट्रॉमिंग करते हैं। क्या ये प्रचलित सत्ताविक स्थिति बेरोजगारी का जो मापन है, क्या ये सही है? भाई मान लो एक फैमिली है, उसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, या फिर मान लो 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, 5 बच्चों का परिवार है, मतलब 5 मियाँ बीबी और 3 बच्चों का परिवार है, और एक आदमी है जो बेरोजगार है, जिसके पास मान लो वो 6 दिन में से उसको मान लो एक ही दिन, मान लो एक लेबर क्लास आदमी है, उसको एक ही दिन काम मिला, लेकिन 5 के 5 दिन उसको काम नहीं मिला। तो उस स्थिति में देखा जाए तो ये तो उस कैटेगरी के अंदर फॉल कर गया कि ये तो हाँ भी इसको तो रोजगार मिल गया है। तो क्या ये सच में सही है? आप अपने मन से पूछिए कि एक आदमी मान लो उसको 400 रुपये दिहाड़ी मिली, क्या 400 रुपये में पूरा हफ्ता वो अपने 5 बच्चों का परिवार का पेट क्या पाल सकता है? अपने मन से क्वेश्चन सोचिए, क्योंकि हम देखिए जो पढ़ाते हैं वो एक अलग चीज़ है। नोट्स पे तो आपको सारे मिल जाएंगे दोस्तों, मैं नोट्स वोट्स सब दे देता हूँ, आपको पता ही है। जैसे लेक्चर कंप्लीट होता है उसके 2 से 3 दिन के अंदर आपको नोट्स जो है आपको मिल जाते हैं। लेकिन जो ये सोच है जो वीडियो के माध्यम से मैं देना चाह रहा हूँ, क्या ये सोच आपको नोट्स में मिल पाएगी? नहीं। इसलिए वीडियो को देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी आप लोगों के ऊपर है। तो उस कंडीशन में ये अगर हम देखें तो इसके भी कहीं ना कहीं हमें कॉन्स जो है देखने को मिल रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि ये भी अगर व्यवहारिक तौर पे देखें तो ये भी पैटर्न हमें ठीक नहीं लग रहा है। यानी कि आपने एक बात को नोटिस किया, अभी तक हमने 2 चीज़ों का अध्ययन किया, तो उस दोनों अध्ययन में कहीं ना कहीं कमियां हमें देखने को फटाफट मिल गई। कल को अगर मान लो इसी ट्रेंड को लेके, मापन को लेके अगर कुछ स्टैटिक से क्वेश्चन बन जाए, जैसे कि 2021 में आया था स्टैटिक का क्वेश्चन 2022 में, तो उस कंडीशन में आप इसको अपने खुद ही बना के लिख सकते हैं। इसमें आपको किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने चीज़ों को समझा, एनालाइज किया और उसी को जो है बाद में अच्छे से जो आपने लिख दिया। फिर इसके बाद तीसरी विधि आती है चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी, यानी कि इसको हम बोलते हैं चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी, जिसको इंग्लिश के अंदर करंट डेली अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जो है बिल्कुल इसको जो है जाना जाता है। इसमें संदर्भ सत्ता के स्थान पर प्रतिदिन की स्थिति को देखा जाता है। ध्यान से समझना, इसमें इससे पहले देखा वीकली देखा गया था, अब यहां पर जो है डेली बेसिकली इसको जो है देखा जाता है। तो इस कंडीशन में हमें यह पता चला कि एक व्यक्ति जो सत्ता में 1 घंटे से अधिक और 4 घंटे से कम का रोजगार जिसको मिलता है, यानी कि 1 घंटे से अधिक और 4 घंटे से कम का रोजगार, देखो ये है शॉर्टकट, ठीक है, आपने नोट्स ऐसे ही बनाने हैं। तो जब इसको 1 घंटे से अधिक और 4 घंटे से कम रोजगार जब उसको मिलता है, तो उसको हम चालू दैनिक स्थिति की बेरोजगारी के तौर पर जो है इसको समझते हैं। यह प्रक्रिया जो होती है सप्ताह के सभी दिनों पर लागू की जाती है और बेरोजगारी के दिन जो है, यानी कि यहाँ पर हमें ये पता चला कि जो वीकली डे ऑफ है उसको यहाँ पे इग्नोर कर दिया जाता है। तो क्या ये सही है पैटर्न? दिमाग से सोचिए, अपने मन से सोचिए कि भाई एक फैमिली है, अगर क्या वो इंसान नहीं है? हम बात करते हैं ह्यूमन डिक्लेरेशन की, मानवता की, तो क्या वो उस बंदे की भी तो क्या उसको एक दिन का ऑफ नहीं मिलना चाहिए? और यह समय दर यानी कि टाइम रेट है और तुलनात्मक रूप से इसको श्रेष्ठ मानी जाती है। और भारत में बेरोजगारी का मापन NSO द्वारा ही जो यहाँ पे किया जाता है, यानी कि नेशनल स्टैटिक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा भारत में हमारे जो है इसके द्वारा ही जो कुल मिला के इसके द्वारा किया जाता है। तो कुल मिला के ये हुआ कि हमने अभी तक 3 चीज़ों के ऊपर पढ़ा। एक हमने इसमें यह पढ़ा कि फॉर एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं, ठीक है, हमने ये पढ़ा कि सामान्य स्थिति बेरोजगारी, ठीक है, इसमें हमने ये देखा 183 दिन का लफड़ा देखा। चालू साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, इसमें हमने वीकली बेसिस पे अगर किसी बंदे को 1 घंटे का भी काम अगर मिलता है तो उसको उस स्थिति के अंदर रखा जाता है। तीसरा हमने ये देखा कि जिसको 1 घंटे से कम और 4 घंटे से अधिक मतलब काम अगर मिलता है तो उसको इस कैटेगरी के अंदर जो है रखा जाता है। और हमें ये भी पता चला कि इसका मापन जो NSO द्वारा यानी कि नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो इसका किया जाता है। आई होप यहाँ तक अभी तक आपके कंसेप्ट्स जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, जो मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो भारत में दोस्तों बेरोजगारी की बात करें, देखो
अब यहाँ पर अलग अलग क्लासिफिकेशन हमें नज़र आती है। अगर आप किसी बुक्स की बात करें वहाँ पे डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, किसी और बुक की बात करें तो क्लासिफिकेशन डिफरेंट है। तो यहाँ पर ऑथर्स के ऊपर होता है कि वो किस तरह से किस वे में सोच रहे हैं। तो उसी के हिसाब से अगर मैं मोटा मोटा लेके चलूँ तो हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि मोटा मोटा देखो, एक हमें ये पता चलता है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी देखने को मिलती है, एक हमें शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी, इसी में ही डिस्कस है, वो है प्रश्न है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन हमें ये पता चलता है कि एक ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी देखने को मिलती है और एक शहरी बेरोजगारी, यानी कि मेरा क्लासिफिकेशन भी ठीक है और उन ऑथर ने जिन्होंने ये किताबें बनाई लिखी उनका भी क्लासिफिकेशन हमें जो है देखने को ठीक मिलता है। हम इसके बारे में मतलब इस पर दो राय नहीं रखेंगे। तो हमें यह पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हमें दो तरह की मोटा मोटा देखने को मिलती है। एक अदृश्य यानी जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी भी के तौर पर भी समझते हैं, दूसरा हमें एक मौसमी बेरोजगारी भी जो हमें देखने को मिलती है। तीसरा हमें शहरी क्षेत्र शहरी बेरोजगारी में देखें तो हमें एक औद्योगिक बेरोजगारी देखने को मिलती है और एक हमें अगर हम बात करें तो हमें एक शिक्षित बेरोजगारी, जो आज के समय आप लोग अगर IAS की तैयारी अगर कर रहे हैं तो उस तरह की बेरोजगारी भी हमें जो है देखने को मिलती है। तो चलिए फिर एक एक करके फटाफट इसको काउंटर करते हैं। शहरी क्षेत्र की बात करते हैं पहले। अर्बन बेरोजगारी यानी कि इसका हेड यहाँ पे है, यानी कि इसमें हमें ये पता चला कि जिसमें औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी हमें मोटा मोटा हमें देखने को मिलता है। राइट, ये बात समझ आई। तो औद्योगिक बेरोजगारी जिसको इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जो हम इसको यहाँ पर जो है कहते हैं। ठीक है, औद्योगिक बेरोजगारी में वह लोग शामिल होते हैं जो लोग तकनीकी और गैर तकनीकी रूप के अंतर्गत कार्य करने की क्षमता तो रखते हैं परंतु बेरोजगार हैं। देश में औद्योगिक बेरोजगारी में वृद्धि के कारणों में औद्योगिकरण की धीमी प्रक्रिया तथा अनुपयुक्त तकनीक का प्रयोग शामिल है। अब थोड़ा इसको अपनी सिंपल लैंग्वेज में देखिए, ये जो है ये है इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में है। अब थोड़ा इसको डिकोड करते हैं। ठीक है, डिकोड। इसमें हमें यह पता चलता है दोस्तों कि देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पहले हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट फोन थे, वही नोकिया 1100 याद होगा 1100, जिसके अंदर टॉर्च होती थी और सांप सीढ़ी वाली गेम होती थी या फिर वो। ठीक है, आज के समय स्मार्टफोन्स हैं भाई, 5G आ गया है, लॉन्च हो गया है, देखा होगा। हालांकि इंडिया के अंदर 5G अभी नहीं आया है बट फोन्स बेच रहे हैं धड़ाके 5G के नाम से। ठीक है, अब सोचिए एक जो स्मार्टफोन वाला बंदा है क्या वो ब्लैक एंड व्हाइट फोन यूज करेगा? सोचो, नहीं, डेफिनेटली भाई। क्यों? उसमें ना इंटरनेट है ना कुछ है, इवन मैसेज भी लिमिटेड है, लिमिटेड कॉन्टैक्ट्स हैं, स्क्रीन भी छोटी है, और भी चीज़ें लफड़े हैं। तो ये बात होगी, GPS नहीं है, मैप्स नहीं है, मल्टीमीडिया फंक्शंस नहीं है। तो उस कंडीशन में जो यहाँ के लोग मान लो 1000 लोग मान लो फोन्स बनाते थे, या तो दो ऑप्शन, या तो मालिक के पास इतना पैसा हो कि वो स्मार्टफोन बनाए, तो ये रोजगार इनको ट्रेनिंग देके चीज़ें करी जा सकती हैं। अब जो बेरोजगार लोग जो वहाँ पे टेक्निकली तौर पे जिस पे फील्ड पे वो काम कर रहे थे, तो वहाँ से कुछ लोग तो बेरोजगार हो ही जाएंगे। क्यों? न्यू टेक्नोलॉजी या तो देखो कुछ तो अडॉप्ट कर लेंगे, कुछ सीख लेंगे। जो लोग ना सीख पाए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जिसकी एज मान लो 50 साल के बीच में एक आदमी उसके फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, तुम्हें लगता है कि वो ठीक है, मैं नेगेटिव सेंस में नहीं बात कर रहा हूँ, पर देयर इज सम लेस चांसेस कि इसमें से अगर मान लो 100 भी बंदे 50-50 साल वाले हैं तो हार्डली कोई हद मार के 3 या 4 ही बंदे सीखेंगे, बाकी के सब बोलेंगे यार अब क्या सीखें इस एज में, एज भी तो हो गई है। यही प्रैक्टिकल होता है, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, यही होता है। मान के चलिए 100 बंदे अगर 50 साल वाली एज के हैं तो उसमें तो 3, 4 या 10 मैक्सिमम, जो बाकी 90 लोग होंगे यार कौन सीखेगा, कौन इस समय क्लास लेगा, ठीक है कहीं कुछ और देख लेते हैं। तो यही फिलॉसफी रहती है। तो उसी कंडीशन के अंदर यही सारी चीज़ें हमें जो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो उस कंडीशन में जो 50 साल वाले लोग वो तो बेरोजगार हो गए। तो यानी कि औद्योगिक बेरोजगारी भी हमें इस तरह से देखने को मिलती है जब चीज़ें आउट ऑफ ट्रेंड हो जाएं, यानी कि तकनीकी तौर पर जब चीज़ें आपको लाचार कर दें किसी आदमी को। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो। और दूसरा, या तो स्लो डाउन लग जाए भाई पूरी इकोनॉमी, जैसे कि कोविड के अंदर देखा हो कितना बवाल मच गया था, लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, लोग हालांकि काफ़ी लोगों ने मदद भी करी एक दूसरों की, लेकिन इस तरह की दिक्कतें भी हमें देखने को मिली।
तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो ऐसे हमें इफेक्ट्स जो है, हमें रिजल्ट जो है देखने को मिलते हैं। आई होप आपको इस तरह की चीज़ें जो है क्लियर हुई होंगी, राइट। मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल दिया आपको चीज़ें समझाने के लिए, ताकि आपके जो है कंसेप्ट जो है बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से बढ़िया से आपके जो है कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक आती है दोस्तों शिक्षित बेरोजगारी, यानी कि ये पैटर्न कहाँ मिला हमें, ये मिला शहरी बेरोजगारी के अंदर। हमारा दूसरा हमने जैसे औद्योगिक बेरोजगारी कंप्लीट करा, एक हमने शिक्षित बेरोजगारी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो नाम से ही है, शिक्षित बेरोजगारी, पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है। क्यों? इसके पीछे रीजंस भी हैं भाई। एक तो जैसे कि पढ़े लिखे जब लोगों द्वारा रोजगार ना प्राप्त कर पाना शिक्षित बेरोजगारी कहलाता है भाई। जैसे खेतों के अंदर जो खुले होते हैं बीटेक वाले कॉलेज, आपने देखा होगा खेतों के अंदर खोल दिए बीटेक कॉलेज, डिग्रियां बांट रहे हैं, बस पैसा कमा रहे हैं और बच्चों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये भी है। एक ऐसे भी हैं कि कुछ टैलेंटेड आदमी लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। क्यों भाई? कंपटीशन फेस नहीं कर पा रहे हैं या फिर नौकरियां नहीं हैं समाज के अंदर। ये भी एक इशू हो सकता है। मुख्य कारणों में देखें तो देश में शिक्षण संस्थाओं जैसे विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूलों आदि की संख्या में वृद्धि होने के कारण शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि होना। जब शिक्षित लोगों की संख्या में जब वृद्धि होगी तो डेफिनेटली फिर क्या होगा? यही होगा। दूसरा, भारत में शिक्षा प्रणाली जो रोजगार परक नहीं बल्कि उपाधि परक है। टेक्निकली के ऊपर ये ज़्यादा फोकस नहीं करते, सिर्फ मार्क्स कैसे अच्छे आएँ उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। इसी के तौर पे अगर हम बात करें यूएसए और कनाडा की सिस्टम पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पर 25% सिर्फ थ्योरी दी जाती है, 75% प्रैक्टिकल पे अप्रोच करी जाती है। हमारे देश के अंदर 99% जो होती है थ्योरी पे ही काम करी जाती है। ओनली 1% हार्डली कहीं हमें जो है देखने को मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में इंडियन स्टूडेंट्स बीट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो लोग फिर सरकार के मुंह की तरफ देखते हैं कि सरकार हमें रोजगार दे। तो इसी के जैसे ही आपने देखा होगा भी हाल ही के अंदर यूपी के अंदर भी एक चपरासी की नौकरी के लिए इवन डॉक्टरेट तक के भी अपॉइंटमेंट्स वहाँ चले गए थे। तो ये बुरा हाल है हमारे देश का। तो इस वजह से शिक्षित बेरोजगारी सबसे ज़्यादा। बाकी इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, आप लोगों को सारा पता है कि किस तरह से क्या सिचुएशंस हैं। जस्ट मैंने आपको एक बताया कि क्या रीज़न है और किस तरह से ये चीज़ें होती हैं। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ हम इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इसी को एंड अप करते हैं और फिर कल नए पैटर्न के साथ फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।